बीए थर्ड ईयर में सेकंड पेपर जो है वो आपका इंडियन ज्योग्राफी है। उस पेपर में आप लोगों को एक टॉपिक है वैश्वीकरण नाम से, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, इंग्लिश में इसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। और इसके दो तीन नाम और है, जैसे भूमंडलीकरण, विश्वव्यापीकरण, ये पृथ्वीकरण। ये कोई भी बड़ा एग्जाम आ सकता है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। इंग्लिश में इसका एक ही नाम है ग्लोबलाइजेशन, तो इंग्लिश देख सकते हो आप वहाँ पे, या फिर आप हिंदी के नाम भी याद कर सकते हो, चारों नाम जो है। इनके अलावा भी कई सारे नाम है, लेकिन मोस्टली ये चार ही यूज़ होते हैं बुक पेपर वगैरह में, बुक वगैरह में, ठीक है। तो वैश्वीकरण लोग, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा नाइन्थ टेंथ क्लास में या 11th क्लास, कुछ क्लास में सुना होगा नाम, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, वैश्वीकरण होता क्या है, इसके कारण क्या क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ जो इसका अर्थ लिखा हुआ है, वैश्वीकरण का अर्थ लिखा हुआ है यहाँ पर, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना। इसका मतलब ये है, जैसे इंडिया है, कोई भी देश ले लो, इंडिया ले लो, पाकिस्तान ले लो, या और कोई अमेरिका वगैरह कोई भी देश ले सकते हो। तो यहाँ पर लिखा है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना, मतलब जैसे भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व के साथ एकीकृत, मतलब और देशों से उसको जोड़ना, जैसे और देशों से व्यापार करना, और देशों में जाके यहाँ की जो कंपनियाँ है और देशों में जाके काम कर रही है, ठीक है, वहाँ से हम कोई सामान मंगा रहे हैं, वहाँ भेज रहे हैं, वहाँ के जो कंपनियाँ वो इंडिया में आके काम कर रही है, जैसे अमेरिका कई सारी कंपनियाँ इंडिया में, चीन की बहुत सारी कंपनियाँ आप लोग जानते ही हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है भारत की अर्थव्यवस्था को और देशों से, बाकी जो विश्व के जितने भी देश हैं उन सब से जोड़ना, ठीक है, इसको बोलते हैं वैश्वीकरण। तो ये क्या है, वर्तमान में तो अब आप देख ही रहे हो, सारा जो वैश्वीकरण, सारी कंपनियाँ विदेशों की वो आप इंडिया में देख रहे हो, ठीक है। और देशों में भी यही हाल है, और दूसरे देशों की कंपनियाँ वहाँ पर है, ठीक है। पाकिस्तान में आप जाओगे तो वहाँ पर भी आपको अमेरिका कंपनी मिल जाएगी, चीन की मिल जाएगी। तो विश्व में क्या है, हर देश में दूसरे देशों की कंपनियाँ आपको मिल जाएगी। तो दूसरे देशों से व्यापार भी हर देश कर रहा है आजकल। तो ये वर्तमान में क्या हो रहा है, पूरा विश्व जो है वो कनेक्टेड हो गया आपस में, ठीक है। सारे देश जो है व्यापार में, या और कोई सूचना है, रोज़गार दे रहे हैं दूसरे देशों को, लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से सारे देश जो है आपस में जुड़ गए हैं, उसी को हम वैश्वीकरण बोल देते हैं, ठीक है। जैसे आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ, जैसे अमेरिका की कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे पेप्सी है, तो इंडिया में कितना यूज़ होता है, उसको लगता ही नहीं कि कहीं बाहर की कंपनी है, ठीक है ना, बहुत से लोगों को पता भी नहीं रहता इस चीज़ का। लेकिन ये जो है अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, पेप्स के नाम से एक कंपनी है, तो वो है अमेरिका में। चाइनीज़ मोबाइल्स है, तो ये आप यहाँ यूज़ करते हो। अगर मान लो भारत सरकार, इनको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती विदेशी कंपनियों को भारत में, मतलब वैश्वीकरण के लिए खोलते नहीं भारत को, तो ये कंपनियाँ भारत में काम नहीं कर पाती। जैसे हाल ही कुछ कंपनियों पर सरकार ने बैन लगा दिया, ठीक है। तो ये तो क्या है, 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए थे भारत में, उस टाइम शुरू हुआ था भारत में, ठीक है। वर्ल्ड में इससे पहले शुरू हो गया था, लेकिन भारत में थोड़ा लेट शुरू हुआ था। तो जो भारत में अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया था, मतलब सारी और देशों के लिए, कंपनियों के लिए अलाउ कर दिया था, प्राइवेट कंपनियों विदेशों की, उनके लिए अलाउ कर दिया था, ठीक है। तो वो यहाँ के काम करने लगी। तो इस तरह से भारत में वैश्वीकरण शुरू हो गया था 1991 के आसपास, ठीक है। उससे पहले नहीं के बराबर था, क्योंकि विदेशी जो कंपनी है प्राइवेट, उनको इंडिया में काम करना अलाउ नहीं था। तो इस कारण से वैश्वीकरण नाम मात्र का था, सिर्फ जो व्यापार वगैरह होता है वो ज़रूर होता था। तो व्यापार वगैरह भी उस टाइम कम होता था, ठीक है। इसके बाद इसकी दूसरी परिभाषा लिखी हुई है यहाँ पर, यह है संपूर्ण विश्व का परस्पर सहयोग एवं समन्वय से एक बाजार के रूप में कार्य करना। तो मैंने आपको समझाया था, ठीक है, इसका अर्थ भी वही है लगभग, जैसे संपूर्ण विश्व का परस्पर सहयोग, मतलब सारे विश्व के जो देश है वो आपस में सहयोग कर रहे हैं, और समन्वय से एक बाजार के रूप में कार्य कर रहे हैं। मतलब समन्वय कैसे, मतलब आपस में सारे देश जो है एक बाजार के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे अमेरिका में कोई चीज़ बन रही है, तो सारे विश्व में बिक रही है, सारे देशों में बिकती है वो चीज़ें, मोस्टली सारे देशों में बिकती है, ठीक है, अधिकांश चीज़ें। जापान में कोई चीज़ बन रही, कंपनी जापान में कोई, मान लो जापान में लोह इस्पात बन रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, विश्व के कई सारे देशों को भेज रहा है, निर्यात कर रहा है उनका, ठीक है। इसी तरह ये जो कंपनी है आपके मोबाइल की, सैमसंग कंपनी है, ये दक्षिण कोरिया की है। तो दक्षिण कोरिया जो है ये मोबाइल सारे देश में भेज रहा है, सैमसंग कंपनी जो है सारे देशों में मोबाइल बेच रही है। तो इस तरह से क्या हुआ, संपूर्ण विश्व का परस्पर सहयोग एवं समन्वय से एक बाजार के रूप में काम कर रहा है। मतलब सामान कहाँ पर बन रहा है, उसका बाजार कहीं और है। मतलब ऐसे देश का कोई बाउंड्री जो है देशों की, वो यहाँ पे काम नहीं कर रही, ठीक है। मतलब सारा विश्व जो है वो एकीकृत हो गया है, विश्व आपस में जुड़ गया है सारा। वैश्वीकरण शब्द से भी आप अनुमान लगा सकते हो, वैश्वीकरण मतलब सारा विश्व का एकीकरण, ठीक है। विश्व जो है उसका एकीकरण हुआ है। एकीकरण राजनीतिक एकीकरण नहीं है यहाँ पर, ठीक है, राजनीतिक रूप से एकीकरण नहीं हुआ है, लेकिन आर्थिक रूप से मोस्टली एकीकरण हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी परिभाषा हो गई है वैश्वीकरण की। इसके बाद हम देखेंगे वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण के कारण जो है
वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो पहला कारण जो है उसका है, इसका कारण क्या रहा है? पहला कारण इसका प्रौद्योगिकी विकास, मतलब जो वैश्वीकरण हुआ है वर्तमान में, ये क्यों हुआ है, इसका कारण क्या है? जैसे आप आज से 100 साल पहले चले जाओ, मान लो आज से 100 साल पहले क्या था, इंडिया में जो यहाँ के किसान वगैरह थे यहाँ पे खेती करते थे, और जो खेतों में जो पैदा हुआ उसको खा पी के गुजारा करते थे। इस तरह से लोग रहते थे, ठीक है। उद्योग धंधे भी थे तो वो नए के बराबर थे, और इंडिया के थे सामान वगैरह बाहर से बहुत कम आता था, आता भी था लेकिन वो नाम मात्र का आता था, विदेशी कंपनी जो कोई अलाउ नहीं थी इंडिया में, ठीक है। तो इस तरह से चल रहा था। लेकिन वर्तमान में क्या बहुत तेज़ी से चेंजेज आए हैं पिछले लगभग 20-30 सालों में। सारे देश जो है आपस में जुड़े हैं। तो इसके पीछे कारण कौन कौन से हैं? कारण जैसे पहला हो प्रौद्योगिकी विकास, ठीक है। आप लिख रहा प्रौद्योगिकी विकास। प्रौद्योगिकी विकास का मतलब है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, जैसे कई सारी चीज़ें आई, जैसे इंटरनेट आ गया। पहले इंटरनेट नहीं था, आप लोगों को पता ही है, 20-30 साल पहले इंटरनेट था। अभी 5-6 साल पहले भी मोबाइल वगैरह में इंटरनेट नहीं था, ठीक है। मतलब बहुत कम थे स्मार्टफोन वगैरह, नेट वगैरह की स्पीड वसूल होती, तो उस टाइम भी इस चीज़ का इतना इफेक्ट नहीं था। इंटरनेट के आने से क्या हुआ है, वैश्वीकरण तेज़ी से फैला है। क्योंकि जैसे मान लो वो क्या रहा है, जैसे अमेरिका है, वहाँ की कोई ऐसी कंपनी है जो कंप्यूटर के वगैरह सूचना प्रौद्योगिकी थ्रू कोई काम करवाती है। तो भारत में जो बेंगलोर सिटी है, कुछ लोग वहाँ से ही काम कर रहे हैं, काम उनकी कंपनी अमेरिका में, काम यहाँ से बैठे बैठे कर रहे हैं। वो कंप्यूटर सारा काम यहाँ से कर देते हैं, इंफॉर्मेशन जो है इंटरनेट से भेज देते हैं अमेरिका में, ठीक है। मतलब कंपनी अमेरिका में काम कर रही है, ऑफिस उसका वहाँ पे, लेकिन काम करने वाले लोग इंडिया में बैठे हैं, यहाँ से काम कर रहे हैं उसका, ठीक है। तो ये है वैश्वीकरण। जैसे फिर से बता देता हूँ, जैसे बेंगलोर में कोई लोगों का ग्रुप है, वो काम कर रहा है कंप्यूटर के माध्यम से, और उसको रोज़गार दे रखा है अमेरिका में कोई किसी कंपनी है, उसने कंपनी वाला कोई यानी आता भी नहीं है, उनको सैलरी भी ऑनलाइन मिल जाती है, ठीक है, इंटरनेट से। और जो काम बताते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर पे, वो काम सारा वो यहाँ से करके भेज देते हैं, ईमेल वगैरह है जो भी है इंटरनेट वगैरह के माध्यम से वो भेज देते हैं। तो इस तरह से काम हो रहा था, ये है वैश्वीकरण, ठीक है। मतलब अमेरिका भारत इनका जुड़ाव हो गया, और कोई देश हो सकता है उनमें वैसा हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रौद्योगिकी का विकास इसके बाद ही संभव हुआ है, पहले ऐसा संभव था ही नहीं, क्योंकि पहले इंटरनेट वगैरह नहीं था। सेकंड कारण है इसका परिवहन के साधन। तो दोस्तों परिवहन के साधन जो है वो तेज़ी से विकसित हुए, जैसे हवाई जहाज़ वगैरह। हवाई जहाज़ काफ़ी पहले से चल रहा है, लेकिन वर्तमान में उनकी स्पीड बढ़ गई है, ठीक है, और उनकी जो क्षमता है वो काफ़ी बढ़ गई है, और उनके पहुँच जो है वो बढ़ गई। जैसे पहले छोटे मोटे सिटियों में हवाई जहाज़ की पहुँच नहीं थी, बस सिर्फ 1-2 बड़ी सिटी 2-4 उनमें ही हवाई जहाज़ थी। अब वर्तमान में छोटी सिटीज़ जो है वहाँ पे भी हवाई जहाज़ वगैरह की सुविधा पहुँच गई। परिवहन के जो और साधन है, ट्रेन वगैरह, उनका भी विकास हो गया। जैसे ट्रेन वगैरह जो बिजली की चलने लगी शुरू, उस टाइम क्या वो भाप के वगैरह से ट्रेन चलती थी, तो उससे परिवहन इतना आसान नहीं था, जहाज़ वगैरह का यूज़ ज़्यादा होता था व्यापार वगैरह करने के लिए समुद्र से। तो वर्तमान परिवहन साधनों का अच्छा विकास हुआ है, इस कारण से वैश्वीकरण में तेज़ी आई है, ठीक है। इससे क्या हो गया, व्यापार करना आसान हो गया तेज़ी से, और भी कोई काम करना है वो सब आसान हो गया। एक जगह से दूसरी जगह जाना है किसी को, मान लो अमेरिका में कोई नौकरी करता है, वहाँ जाएगा यहाँ से, तो उसके लिए आसान हो गया जाना, तो इसलिए वो अमेरिका में नौकरी करना पसंद करेगा। पहले तो जाने में बहुत टाइम लगता था, इस कारण से कोई नौकरी करना पसंद नहीं करता था विदेशों में। आजकल क्या हो रहा है, विदेशों में नौकरी करने लोग पढ़ने के लिए विदेश जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वैश्वीकरण है। तीसरा कारण है इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि जो है, इसका मतलब ये है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पहले भी व्यापार होता था, लेकिन पहले बहुत कम होता था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तेज़ी से बढ़ा है, इस कारण से वैश्वीकरण तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि वैश्वीकरण का ही एक बहुत बड़ा पार्ट है अंतर व्यापार भी, ठीक है। चौथा कारण है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदय। बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब ऐसी कंपनी होती है जो बहुत सारे राष्ट्रों में एक साथ काम करती है, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था, पहले कोई इंडिया की कंपनी है तो वो सिर्फ इंडिया में काम करती थी, यहीं सामान बनाती थी, यहीं सामान बेचती थी। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, कोई कंपनी में, जर्मनी की कोई कंपनी ले लो मान लो, ठीक है। जैसे जर्मनी में क्या 4 व्हीलर वगैरह बहुत ज़्यादा बनती है, वो फेमस है इसके लिए, ठीक है। तो जर्मनी की वैगन ले लिया आपने मान लो, ठीक है। तो वो कंपनी है, वो क्या कर रही है, चीन में सामान बनाती है। कंपनी जब जर्मनी की है, चीन में सामान बना रही है, उनको असेंबल वहाँ करती है, मतलब उनके पुर्जे जो है उनको जोड़ती है गाड़ी के, और उनको बेच रही है इंडिया में, ठीक है, अमेरिका में बेच रही है। तो इस तरह से क्या है, वैश्वीकरण हुआ। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है इनका उदय, मतलब पहले जो ऐसी कंपनियाँ बहुत कम थी जो इतने सारे देशों में काम करती थी। अब क्या है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी है जिनके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो इस तरह से काम कर रही है जो वो सारे देशों के ऊपर उनका इफेक्ट उठा, कहीं पे वो सामान बेच रही है, कहीं पे सामान बना रही है, ठीक है। तो इस तरह से, और लोग भी उसमें सब सारे जगह वो काम कर रहे हैं कहीं, और कई कंपनी ऐसी भी है जिनके कई जगह कारखाने, सारे देशों में कारखाना बना रखे हैं। अमेरिका वाला कारखाना बना रखा है, टेक्नोलॉजी जो है जर्मनी की है, कारखाना अमेरिका में भी, इंडिया में बना रखा है। तो इस तरह से वो काम कर रही है, तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलते हैं उनको। तो उनका उदय भी अभी हुआ, मतलब अभी विकसित हुई है, पहले इतनी ज़्यादा कंपनियाँ थी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं वैश्वीकरण के प्रभाव। तो वैश्वीकरण के प्रभाव जो है
इसके कई सारे प्रभाव पड़े हैं, कुछ प्रभाव अच्छे भी है, कुछ प्रभाव बुरे भी है। जैसे अच्छे प्रभाव देख लो सबसे पहले, तो अच्छे प्रभाव जैसे नवीन तकनीक का आगमन, मतलब जैसे पहले इंडिया थी तो इंडिया के पास कोई बड़ी अच्छी तकनीक नहीं थी साइंस की, ठीक है, लेकिन जापान, अमेरिका, जर्मनी वगैरह जो बड़े देश है जो बहुत आगे थे इंडिया से, वहाँ से नई नई तकनीक आई भारत के पास, ठीक है, उनका भारत को फ़ायदा मिला। सेकंड है जीवन स्तर में वृद्धि, तो इससे क्या हुआ है, लोगों को रोज़गार मिला है और उनकी सैलरी बढ़ी है तेज़ी से, ठीक है, लोगों के पास पैसा आया है, तो इससे क्या हुआ है, जीवन स्तर मतलब उनका जीने का तरीका जो है बदल गया। टीवी, पंखे वगैरह है, मोबाइल वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वैश्वीकरण के बाद ही आई है, पहले ऐसा कुछ था ही नहीं, सारी चीज़ें, ठीक है, मोबाइल वगैरह है, तो जीवन स्तर का उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी हो गई। विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि, ठीक है, तीसरा लाभ जो है इसका विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि। तो विदेशी पूंजी या निवेश का मतलब है, जैसे अब क्या हो रहा है, वर्तमान में मान लो कोई उद्योग वगैरह लगाना है भारत में, लोहा इस्पात उद्योग लगाना है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, पहले तो खुद लगाती थी, गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है, या कोई सड़क बनानी है, मान लो कुछ भी करना है, कोई भी काम करना है, तो गवर्नमेंट क्या खुद करती है, प्राइवेट निजीकरण कर रखा है, तो प्राइवेट कंपनी है या फिर कोई विदेश की कंपनी है उसको क्या कर देगी, अलाउ कर देगी, तू यहाँ सड़क बना और सड़क बना के हमको सौंप देना, ठीक है, और जो टोल टैक्स वगैरह जो है उसको अलाउ कर देगी, इतने साल का टोल से लगा सकती है, तो उससे उसका खर्चा निकल जाएगा कंपनी का। तो इस तरह से विदेशी जो निवेश है वो आ रहा है भारत में, उद्योग वगैरह लगाने में विदेशी जो कंपनी है वो पैसे लगा रही है इंडिया में, ठीक है, तो पैसे की जो कमी है वो भी पूरी होगी भारत में। चौथा लाभ है विदेश व्यापार में वृद्धि। विदेश व्यापार में वृद्धि तो आपको पता ही है, जैसे विदेश व्यापार में वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि आपस में सारे देश जो है पहले कर लगाते थे, बड़े बड़े बहुत ज़्यादा कर लगा रखे थे पहले एक दूसरे में, जैसे अमेरिका कोई सामान इंडिया में आ रहा तो उस पर टैक्स लगा दिया, ठीक है, तो टैक्स अगर लगा देंगे वो सामान इंडिया में महंगा मिलेगा तो लोग लेंगे नहीं, लेकिन ये वैश्वीकरण के बाद टैक्स वगैरह जो है WTO ने कम कर दिए, विश्व व्यापार संगठन नाम से एक संगठन है, उसने सारे टैक्स वगैरह जो है वो कम कर दिए, तो इससे व्यापार में तेज़ी से वृद्धि हुई, ठीक है। लास्ट इसमें लाभ है विदेशों में रोज़गार। विदेशों में रोज़गार क्यों आसान हो गया, क्योंकि जो एक देशों की कंपनी दूसरे देशों को नागरिकों को रोज़गार देना शुरू कर दिया, ठीक है, लोग विदेशों में पढ़ने जाना शुरू हो गए, उनके लिए जाना आना ईजी हो गया, तो इस कारण से विदेशों में रोज़गार करना आसान हो गया, ठीक है। अब इसके हानि लाभ देख लेते हैं। हानि लाभ इसकी ये है, जैसे पहली हानि है देशी उद्योगों का पतन। तो इससे क्या हुआ, जैसे विदेशी कंपनी आ गई, तो जैसे भारत को ले लो, तो विदेशी भारत में कंपनी आ गई कई सारी, तो उन कंपनियों के जो प्रोडक्ट है वो अच्छे हैं, जैसे मोबाइल बना रही है विदेशी कंपनी तो वो अच्छे बनाएगी, भारत की कंपनी है उसके पास इतनी को अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो ज़्यादा अच्छे मोबाइल नहीं बना पा रही, तो इस कारण से क्या हो रहा है, विदेशी कंपनियों को लाभ मिल रहा है। जैसे अभी आप टेक्नोलॉजी अब आप चाइनीज ऐप्स जो थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गवर्नमेंट ने, तो प्रतिबंध लगाने की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि इसलिए पड़ गई थी, चाइनीज ऐप्स जो है वो प्राइवेसी वगैरह को उल्लंघन कर रहे थे, वो तो ठीक है, लेकिन इतने सारे चाइनीज ऐप काम क्यों कर रहे थे, मतलब भारत के लोगों के पास ऐप बनाने की इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, तभी तो चाइना वाले ऐप इंडिया में इतने काम कर रहे थे। भारत ने क्यों नहीं बनाया टिकटॉक, पहले ऐसे बढ़िया टिकटॉक जैसा ऐप भारत वालों ने क्यों नहीं बनाया, क्योंकि भारत वालों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है, देशी उद्योगों का पतन हो गया, क्योंकि इससे क्या नुकसान हो गया, भारत के जो ऐप वगैरह थे उनको नुकसान हो रहा था सीधा सीधा, चीन का अगर ऐप यहाँ काम करेंगे तो भारत के जो ऐप थे उनको नुकसान हो रहा था, अब उन पर बैन लगाने से इंडिया के कई सारे ऐप्स को फ़ायदा मिल गया इससे, ठीक है। तो इसी तरह और उद्योग भी ले सकते हो आप, सारे उद्योगों में यही हो रहा था। सेकंड है इसमें हानि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबदबा। बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबदबा कैसे हो गया, जैसे विदेशी कंपनी है तो वो क्या हुआ, इसकी वजह से इंडिया वाली जो लोकल कंपनी थी या कोई और देश में जो वहाँ की लोकल कंपनी थी उनको तो सीधा नुकसान हो गया। बड़ी बड़ी कंपनी जो है उनके पास पैसा था और उनके पास तकनीक थी, इस कारण से वो और बड़ी होती गई और छोटी छोटी जो कंपनी है उनको समाप्त कर दिया उसने, ठीक है। तीसरा है बेरोजगारी में वृद्धि। बेरोजगारी में वृद्धि किस तरह हुई, बेरोजगारी में वृद्धि इस तरह से, जो मान लो भारत के जो लोकल लोग थे छोटे मोटे काम करने वाले, वो सारे उनका उद्योग धंधा कम हो गया, क्योंकि वो वैसे काम करते थे जैसे, बड़ी बड़ी कंपनियों आने से क्या हो गया, मशीनों से काम होता है वहाँ पर, तो कंपनियों में बड़ी जो है उद्योग वगैरह उनमें मशीनों से काम होता है। पहले क्या हाथ से काम होता था, सूती वस्त्र उद्योग ले लो, सूती वस्त्र उद्योग में पहले क्या होता था, लोग हाथों से काम कताई का काम करते थे। अब वर्तमान में क्या हो रहा है, मशीनों से सारी कताई वगैरह हो जाती है, तो इस कारण से बेरोजगारी में वृद्धि होगी, लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव। अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे WTO, IMF, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वगैरह जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये क्या कर रहे हैं, व्यापार को सभी देशों में व्यापार को आसान बनाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन इनका क्या है, सारे देशों के ऊपर प्रेशर पड़ता है, इसलिए टैक्स वगैरह कम करने पड़ते हैं और भी कई सारे प्रेशर डालते हैं, इस वजह से देशों को नुकसान होता है, उनको दबाव में काम करना पड़ता है, ठीक है। लास्ट ऑफ इसमें हानि है स्थानीय संस्कृति पर प्रभाव। स्थानीय संस्कृति के ऊपर प्रभाव कैसे पड़ा, जैसे भारत के आप पहले कपड़े वगैरह देखो कैसे लोग कपड़े कैसे पहनते थे, लेकिन अमेरिका वगैरह से जींस वगैरह आ गए,
ठीक है। और भी कई तरह से कपड़े आ गए, तो पश्चिमी संस्कृति बोलते हैं हमको। वेस्टर्न कल्चर जो है फिल्मों में आप देखा होगा, ऐसा कल्चर आ रहा है विदेशों से, ठीक है। पिज्ज़ा वगैरह जो बर्गर वगैरह संस्कृति है यहाँ, तो ये सारी बाहर की है। भारत वाले पैसे ये सारी चीज़ें खाते नहीं, गाँव में अभी भी लोग इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते खाने पीने में, पहनने में, है ना। तो ये सारा विदेशों से आया है। इस कारण से क्या हुआ है, यहाँ की जो कल्चर था लोकल, जैसे आप ग्रामीण कल्चर देखो, बड़ी सिटी कल्चर देखो, बिल्कुल डिफरेंट है। लोगों का पहनने का ढंग, रहने का, खाने का, बोलने का ढंग जो है बिल्कुल अलग है। तो इस पर क्या हुआ है, स्थानीय संस्कृति पर इसका प्रभाव पड़ा है, ठीक है, वैश्वीकरण का। तो इस तरह से आपके टॉपिक खत्म हो गया। वैश्वीकरण के जो आप यहाँ पर हानि प्रभाव देख रहे हो, ये मोस्ट है। इसके अलावा आप इसमें अनंत प्रभाव, मतलब बहुत सारे प्रभाव पड़े हैं। महिलाओं के ऊपर अलग प्रभाव पड़ा है, बड़े बूढ़े लोगों उनको अलग प्रभाव पड़ा है। यहाँ की जो राजनीति थी, पॉलिटिक्स थी, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ा है इस चीज़ का। और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो आप लिख सकते हो इसमें। इसके अलावा भी ये मोस्ट थे, मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इस तरह से आपका टॉपिक ख़त्म होता है यहाँ पर।